Students, good morning to all of you and also your happy family. Dear students, you are most welcome at my YouTube channel Expert Education by AK Singh. Dear students, first of all, I shall give a lot of thanks to all of you for watch my videos and value my thought. Dear students, once time again I will say you that if you are not reading, please read. Please read. If you will not read, only you shall have to repent in the last. अर्थात अगर अभी भी अगर आप बात को नहीं समझते हैं, अगर नहीं पढ़ेंगे तो अंतों का तो आपको पछताना ही पड़ेगा। क्योंकि हम स्टार्टिंग में बोले थे, बीच में बोलते और अभी भी बोल देते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि कोचिंग क्लास खुलेगा और हम पढ़ेंगे तो प्लीज आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। इसलिए हमारा बात मानिए। अरे क्लास में बात मान रहे थे, आप नहीं मान सकते, इतना बड़ा होशियार हो गए हैं। थोड़ा सा मान लीजिए और अपने पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। ओके, तो देखिए हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे नरेशन। क्या पढ़े थे? नरेशन। तो वी हैव नॉट कंप्लीटेड द टोटल नरेशन। हमने आपको पूरा नरेशन खत्म नहीं किया था, फिनिश नहीं किया था, अभी चल रहा था। हाँ, ये बता सकते हैं कि नरेशन का हम लोग जनरल रूल पूरी तरह से समाप्त कर दिए थे और आप समझ भी चुके हैं चेंज ऑफ पर्सन क्या होता है, चेंज ऑफ टेंस क्या होता है और चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। आप ये भी बेहतरीन तरीका से समझ चुके हैं। अब आज हम उसके आगे पढ़ाने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एवरीडे रोज पढ़ाई को कीजिए। देखिए थोड़ा सा आपको मोटिवेशन क्लास चला देते हैं 2 मिनट के लिए। हम एक वीडियोस देख रहे थे शायद सोनू शर्मा का, उसमें वो बोल रहे थे कि कोई बोलता है कि हम जाते हैं कोई वर्क करने के लिए, 2 दिन किए, 3 दिन किए, 4 दिन किए, फायदा नहीं तो छोड़ देता है। देखिए एक बात ये है कि एक कितना हो स्ट्रॉन्ग पत्थर हो, अगर पानी गिरता रहे तो कुछ नहीं होगा पत्थर का, लेकिन अगर वही वाटर कंटिन्यू गिरता रहे तो बहुत कुछ हो सकता है। आप ब्रश करते हैं, क्या 2-4 दिन में ब्रश फाइनल? आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जब ब्रश करते हैं तब आपके टीथ पर कुछ इफेक्ट पड़ता है, लेकिन पड़ता है कब? जब टाइमली वर्क करते हैं तब। तो जस्ट लाइक स्टडी, आप भी इसको बार बार रोज रोज एवरीडे कीजिएगा तो आपको प्रभाव पड़ेगा, आपको फायदा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए इच्छा करे या ना करे, पढ़ना तो पड़ेगा। और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसमें 100 में से 80% लोगों को इच्छा नहीं करता है, जबरदस्ती पढ़ना पड़ता है। तो जबरदस्ती ही सही, लेकिन पढ़िए। ठीक, तो चलिए हम आपको बताते हैं नरेशन के नेक्स्ट पार्ट में एक हमने एक्सेप्शन का सहारा लिया, अपवाद। हमने किसका सहारा लिया? अपवाद। तो ये अपवाद क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम आपको एक एक चीज क्लियर पढ़ाते चल रहे हैं, इसलिए बस थोड़ा सा ध्यान को कंसंट्रेट कीजिए और ये देखिए कि सर क्या बता रहे हैं, क्या नया चीज बताया जा रहा है, और आप नए चीज को नए तरह से पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो ये एक्सेप्शन आपसे बोल रहा है, अपवाद बोल रहा है कि यदि इन्वर्टेड कोमा के भीतर, आप समझ चुके हैं इन्वर्टेड कोमा क्या होता है। तो जो भी, जैसे यहाँ पे एक हमने एग्जांपल लिखा, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर, अर्थात इन्वर्टेड कोमा के भीतर कोई ऐसा कथन हो, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। कथन मीन्स का स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मीन्स कहे तो किसी के द्वारा कही गई बात। जब किसी के द्वारा कोई बात कहा गया है तो वही कथन हो गया। तो यही कहा जा रहा है कि यदि इन्वर्टेड कोमा के भीतर कोई ऐसा कथन हो जो सार्वत्रिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध कराता हो, या कोई ऐसा कथन हो सार्वत्रिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध हो। सिंपल मतलब कि ये सेंटेंस ये कह रहा है कोई ऐसा सेंटेंस दे दिया गया हो या किसी ने ऐसी बात बोल दिया हो जो यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल का मतलब क्या? प्रेजेंट में भी सही हो, पास्ट में भी सही हो और फ्यूचर में भी सही हो। प्रेजेंट कहे तो जैसे हमने बोल दिया कि दूध उजला होता है, तो याद रखिए आज से 5 साल पहले भी दूध उजले होता था,
आज भी दूध उजले होता है, और कल अगर दूध कहीं पीला हो गया तो एक नया ब्रह्मांड सा फूट जाएगा कि भैया वहां पर देखे हैं दूध तो पीला हो गया था। हजारों लोग जुट जाएंगे, क्या करने के लिए? देखने के लिए। क्यों? कि नेचुरल में डिफरेंस नहीं पाया जाता है, वो सार्वत्रिक सत्य है। अगर सूरज पूरब से उगता है तो पूरब से उगता है। ये प्रेजेंट में भी होता था, पास्ट में भी होता था, और इट मीन्स प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है, और फ्यूचर में भी होगा। क्या होगा? कि सूरज पूरब में उगता है, अगर पश्चिम में कहीं उग गया तो एक नया समस्या हो जाएगा। तो अगर ऐसे सेंटेंसेस का अर्थ स्पष्ट हो तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय थोड़ा सा गौर कीजिएगा। इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय, तो जब भी हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को, रिपोर्टेड स्पीच मतलब क्या? ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। हमने बोला था कि जो रिपोर्टिंग वर्ब के जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो बड़े बड़े सेंटेंसेज होते हैं, हमने समझने के लिए बताया था कि स्पीच मीन्स भाषण, और भाषण बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है, कोई परिवर्तन नहीं। क्यों? आप क्वेश्चन कर सकते सर क्यों नहीं परिवर्तन करेंगे? तो भाई जब प्रेजेंट में भी वही है, पास्ट में भी वही है, फ्यूचर में तो उसको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अर्थात माता पिता होते हो क्या कहते हैं कि बच्चा बाबू भैया पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन वो क्या कहता है? भीख मांग लेंगे, यहाँ वहाँ वर्क कर लेंगे, लेकिन पढ़ेंगे नहीं। फिर मम्मी वो प्रेशर देते, लेकिन कहते हैं कुछ भी हो जाए हम पढ़ने वाले नहीं हैं। तो अंत में गार्जियन क्या बोलता है? ठीक है, तुम्हारा जो इच्छा करे सो करो, अब तुम्हारे पर हमारा कोई प्रेशर, कोई इफेक्ट, कोई फोर्स नहीं है। मतलब वो जिस स्थिति में है अब वो इसी स्थिति में रह जाएगा, उसके ऊपर किसी का भी प्रभाव नहीं है। अर्थात यहाँ पर जड़त्व का नियम क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, साफ साफ। अर्थात अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तब इसमें कोई भी पार्ट बदलने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल, ही सेड, उसने कहा द अर्थ इज राउंड, उसने कहा कि पृथ्वी गोल है, तो गोल आज भी था, आज भी है, कल भी था और परसों भी रहेगा। तो हमने बस क्या किया? इन्वर्टेड कोमा के लिए दैट लगाया, बाकी जस का तस। ही सेड द अर्थ इज राउंड, दैट द अर्थ इज। बोलिए, एनी डाउट? नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिखा कि द टीचर सेड, शिक्षक ने कहा कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सूरज होता है वो पूरब में उगता है। आपसे क्वेश्चन की पूछ दे कि यहाँ पर IES क्यों लगाया गया, व्हाट्स द रीजन? तो बोलिए कि प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडिफिनिट है, और इंडिफिनिट में एक वचनकर्ता के साथ एक वचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है, और मुख्य क्रिया में यस या ES जोड़कर एक वचन का क्रिया बनाया जाता है। इसलिए द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनेगा द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, नो चेंज। कोई भी यहाँ पर चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो बोले यहाँ तक, एनी डाउट? अब आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि ठीक है सर, अगर कोई बोल देगा कि द टीचर सेड टू मी, अगर बोल देगा द टीचर सेड टू मी, तो हम क्या करेंगे? ऐसा तो आप बताइए नहीं रहे हैं। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, वही नियम, आप वही पुराने नियम में चले जाइए। सेड के बाद क्या लगा? टू, टू के बाद क्या लगा? मी। ये क्या बोलता है कि द टीचर सेड टू मी, टीचर ने हमसे कहा, आओ आओ आओ, हमसे कहा, मतलब हमको बताया। क्या बताया? कि अभी स्कूल कोचिंग खुलने वाला नहीं है। अर्थात द टीचर सेड टू मी, शिक्षक ने मुझसे कहा, मतलब मुझको बताया। इसलिए ऐसी स्थिति में हम सेड को हटाकर टोल्ड का प्रयोग कर सकते हैं, और टोल्ड के बाद मी लिख सकते हैं। लेकिन जब टू मी नहीं है तो हम सेड को सेड ही रहने देंगे, आगे कोई भी परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है इन्वर्टेड कोमा के लिए दैट। तो बोलिए एक्सेप्शन क्या था? एनी डाउट? अब तो समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल आपको व्हाट्सएप पर SW दे दिया जाएगा, क्लीन हो जाएगा। और थोड़ा सा किताब रखिए भाई, आप लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, किताब रखिए। जो भी आप वीडियो देखते हैं, हो सके तो वीडियो भी देखते चलिए और धीरे धीरे किताब का एग्जाम्पल बनाते चलिए,
धीरे धीरे करते 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 आप एक दिन कहिए करे सर यूट्यूब वे बढ़िया है, कहाँ छुट्टी है, क्लास में जाएंगे, मेहनत करना है, ये करना है, वो करना है, इसमें पैसों कौड़ी नहीं लगता, हम लोग फ्री में पढ़ लेते हैं। हाँ, तो मेन बात है कि देखिए कोई भी चीज़ खराब नहीं होता है, अब आप उसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके लिए सही है कि गलत है। अब चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक, थोड़ा सा किसी बच्चा ने हमको कमेंट किया कि सर थोड़ा सा केयर कीजिए, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कब सेड होता है, कब टोल्ड होता है, कब आस्क होता है, थोड़ा सा इसको केयर से समझिएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर हमने एक बात क्लीन लिख दिया है। फर्स्ट स्टेप, से हो तो हम टेल या आस्क, सेड हो तो टोल्ड या आस्क, सेज हो तो टेल्स या आस्क। सिंपल सेंटेंस रहेगा तो टेल, टोल्ड, टेल्स, ये सेंटेंस लिखा गया है। देखिए ये क्या चीज है, आप बनाएंगे नरेशन तो आपके सामने रिपोर्टिंग वर्ब की जगह यही मैटर रहेगा, या तो से रहेगा, या तो सेज रहेगा, या तो सेड रहेगा, या तो विल से रहेगा, या तो हैज सेड भी हो सकता है। तो ये क्रिया है भाई, ये क्रिया है, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब है तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बस एक काम यही करना है कि यहां पर लिखना था 5 और हम लिखे 3 + 2। तो आपको कहना है कि आपको 5 लिखना है, लेकिन यह प्लस नहीं है, या माइनस करना है, तो आप क्या करिएगा 7 - 2 का। कोई नया काम थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ पर हमने कहा कि नहीं एडिशन का चिन्ह नहीं देना है, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन का चिन्ह देना है, तब लिखिए। तो आपने कर दिया 7 - 2 = 5। तो आप कहेंगे नहीं सर ये आप गलती लिखे हैं, हम करेंगे 9 - 4, ये सही है। तो कहा गलती है, बतिया एक के ना है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, बात वही है। 7 - 2 = 5, 9 - 4 = 5। तो वही हम कह रहे हैं कि ये सब वर्ब है, ये सब वर्ब है, लेकिन जिस फॉर्म में रहेगा हम उसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ये से है तो हम आस्क लिखेंगे या से या टेल लिखेंगे, या तो हम टेल लिखेंगे या तो आस्क लिखेंगे। नियम नंबर 1 बोलिए, एनी डाउट? अगर सेज रहेगा, क्या रहेगा? अगर सेज रहेगा तो हम इसके लिए या तो आस्क से लिखेंगे या तो टेल से लिखेंगे। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? इतना आसान सचमुच में 3 का 4 का टेबल भी आसान नहीं होगा। सेज को हटाकर हम या तो आस्क से लिखेंगे या तो टेल से लिखेंगे, और सेड है क्रिया का दूसरा रूप, तो या तो हम टोल्ड लिखेंगे या तो हम आस्क लिखेंगे। क्या दिक्कत है? अगर विल से है तो विल एक मॉडल ऑक्सिलरी से, इसका हमेशा क्रिया का पहला रूप ही आएगा, इसलिए हम विल से के लिए विल टेल लिखेंगे या विल आस्क लिखेंगे। हैज सेड है तो हैज टोल्ड लिखेंगे या हैज आस्क लिखेंगे। तो अब आप कहिए कि ठीक है सर इक्वल तो समझ में आ रहा है, तो इस संगम संगम आस्क को कहीं लगा रहे हैं, ये क्या दिक्कत है? क्या हनुमान जी का पूंछ थोड़ी है कि जहां जहां हनुमान जी जाएंगे संगे संगे पूछ हो जाएगा? ये अलग अलग कंडीशन है और आपको कोई एक ही लगाना है, या तो आस्क या तो टेल। लेकिन आप ये मत सोचिए कि ये खाली दोनों है। जैसे रावण ही समझ बैठा था कि राम जी के सैनिक में एक खाली योद्धा हुआ है हनुमान जी, और कौन नहीं है, इसलिए राम जी को विवश होकर अंगद को भेजना पड़ा था उसको समझाने के लिए। क्यों? अंगद एक मोहरा थे, राम जी दिखाना चाहते थे कि हमारे अंदर हनुमान भी नहीं, ऐसे कितने ऐसे बंदर हैं जो शक्तिशाली भी हैं और परम बुद्धिमान भी है। तो एक हेतन नहीं है, इसके साथ साथ ऑर्डर भी है, एडवाइस भी है, रिक्वेस्ट भी है, कमांड भी है, ये बहुत कुछ है। लेकिन धीरे धीरे अब हम लोग उसी में एंट्री मार चुके हैं, क्योंकि अगला हमने ऑप्शन ही लिख दिया है।
स्पेशल रूल इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब सब बातें आपको क्लियर हो जाएगा। स्पेशल रूल इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो आप यहां पर यह बात समझ लीजिए। पहले हम फिलहाल दो को क्लियर कर लेते हैं, ठीक। हम अभी तो समझ गए हैं कि सर टेल्स कब लिखना है, टेल कब लिखना है, टोल्ड कब लिखना है, ये तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताते हैं कि कब आस्क से लिखना है, कब टेल से लिखना है। तो इसके लिए आपको 5 सेंटेंस को समझना पड़ेगा। उसमें से एक आता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस उसे बोलते हैं जो कर्ता से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप से क्लोज होता है। जो कर्ता से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप से क्लोज होता है, दैट इज असर्टिव सेंटेंस। जैसे आई एम प्लेइंग, आई करता है, प्लेइंग के बाद फुल स्टॉप, वो हो गया असर्टिव सेंटेंस। यही इज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा है। मतलब जब हम बातों को बताते हैं इजली वे में कि वह पढ़ रहा है, वह नहीं पढ़ रहा है, मतलब जो कर्ता से स्टार्ट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। और जब सिंपल सेंटेंस रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब, आप समझते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। जो सेड होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब। तो अगर सिंपल सेंटेंस रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब को टेल में, टोल्ड में और टेल्स में परिवर्तित कर देते हैं। बोलिए, एनी डाउट? जैसे एक एग्जांपल ही आपको क्लियर कर सकता है, अगर अभी भी डाउट हो तो। जैसे देखिए, हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, माय फादर सेड टू मी आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। ये सेंटेंस है माय फादर सेड, हमारे पिताजी ने बोला। और किससे बोला? हम वहीं से बोले, मुझसे, कि आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। अभी हम क्या कर रहे हैं? न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। देख रहे हैं कितना कोरोना मरीज संख्या बढ़ा, कितना घटा, कहीं स्कूल खुलेगा कि नहीं खुलेगा, क्या अगला प्लानिंग आ रहा है, क्या भाई यार रिया चक्रवर्ती, तो हर कंगना रनावत, तो हर सुशांत सिंह राजपूत, यार फैमिली मैटर, बहुत तरह का न्यूज़। लग रहा है कि इंसान खत्म हो जाएगा, लेकिन न्यूज़ खत्म होने वाला। इसीलिए माय फादर सेड टू मी, हमारे पिताजी ने हमसे कहा कि आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। हम ज़्यादा नहीं डिटेल्स करेंगे, हम सिर्फ इसको बदल रहे हैं क्योंकि हमारा मैटर ये था। तो आप बताइए हम क्या बदले? सेड है तो अब तो समझिएगा नहीं सर, सेड है तो या तो हम टोल्ड लिखेंगे या तो हम आस्क्ड लिखेंगे। अब इतना बात आप समझ चुके हैं, क्योंकि ये पास्ट में है तो ये पास्ट में से इसमें से। अब आपके सामने ऑप्शन आता है कि आप किसको सिलेक्ट करेंगे, ए या बी। तो आप बताइए हम क्या लिखें, टोल्ड लिखें कि आस्क्ड लिखें? तब क्या होगा? तब सोचिए कि सर कुछ ना कुछ तो बात है, तभी तो हम कोई ना कोई एक सिलेक्ट करेंगे। तो कहिए कि सर है जो सेंटेंस है ना वो सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव है। क्यों? क्योंकि कर्ता से स्टार्ट हो रहा है। अगर इंटरोगेटिव होता तो होता एम आई, क्या मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं, और अंतिम होता क्वेश्चन मार्क। और जब इंटरोगेटिव होता तो इंटरोगेटिव का मतलब पूछना, पूछना का अंग्रेजी होता है आस्क, आस्क मीन्स पूछना। इसलिए अगर इंटरोगेटिव होता तो हम लिखते हैं ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये सिंपल सेंटेंस है, आई से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन नंबर ए। इसलिए हम टोल्ड लिखेंगे। अब बोलिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? बिल्कुल ठीक। अब हम आपको नेक्स्ट रूल, स्पेशल रूल पढ़ाने जा रहे हैं। थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट कर लीजिएगा, फिर ये बातें समझ में आएगा। एक बार क्लियर समझा देंगे, दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक, देखिए हाँ भाई, लेकिन जो भी हम पढ़ाते हैं अगर आपको समझ में आ जाती है बात तो पूरा कमेंट कीजिए कि सर बिल्कुल अब जो पढ़ा रहे समझ आ रहा है। और अगर अच्छी लगती है थोड़ा सा लाइक वगैरह भी कर दीजिए कि थोड़ा सा हम लोग को पढ़ाने में क्या लगे, अच्छा लगे। चलो भाई, बच्चा कम से कम इतना तो साथ दे रहा है ना, इस कोरोना के टाइम में क्या दिक्कत है, ठीक, जहाँ पर कोई साथ नहीं दे रहा है। देखिए अब हम आते हैं स्पेशल रूल इंटरोगेटिव सेंटेंस। ध्यान से देखिए, हम सीधे एग्जाम्पल की ओर ले जाते हैं। एक सेंटेंस लिखते हैं, ही सेड विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी। देखिए दो तरह का इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है।
आपको बताया गया होगा क्लास में, जब सेंटेंस पढ़ा रहे होंगे, सेंटेंस दो तरह का होता है, एक होता है सिंगल और एक होता है डबल, या कुछ लोग इसको यस नो और इसको क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। यस नो मतलब का, जो हमेशा सहायक क्रिया से स्टार्ट हो, जिसका जवाब हम मात्र यस या नो में दे सकते हैं। जैसे विल यू हेल्प मी, क्या तुम मुझको मदद करोगे? नो, नहीं। क्यों? तुमको कोरोना हो सकता है, सरकार ने मना किया, किसी को टचिंग नहीं करना है भाई। तो यही बात है, नो। खाना खाओगे? हाँ हाँ खाएंगे। कुछ विशेष भोजन खाओगे? हाँ हाँ जरूर खाएंगे। क्यों? अरे शादी ब्याह सब बंद हो गया, कहाँ से अच्छा अच्छा भोजन मिल रहा है। और बोले चलता तो रोज 2 दिन पे एगो नया इन्वाइट ये जाता, लेकिन सब बंद हो गया। भैया जौन है तो उन्हें लाओ, हम क्या करेंगे? खाएंगे। तो ये क्वेश्चन पूछे, विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो यस, हाँ। तो ये है सिंगल इंटरोगेटिव। तो अभी हम बता रहे हैं सिंगल के लिए। डबल वो होता है जो इसके पहले क्वेश्चन वर्ड लगे, वेयर विल यू गो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो उसका हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, लेकिन फिलहाल हम सिंगल को कवर कर रहे हैं। अगर सिंगल समझ जाएंगे तो डबल में कोई दम नहीं है। हम करते क्या क्या? पहला स्टेप, जब इंटरोगेटिव सेंटेंस का चिन्ह हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट नरेशन हो, तो इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे परिवर्तित करेंगे, ध्यान से देखिए। इंटरोगेटिव का सबसे बड़ा पहचान, जैसे कोई पूछे कि बंदर का सबसे बड़ा पहचान क्या है, तो भैया उसका एगो पूंछ होता है। तो वैसे ही इंटरोगेटिव का सबसे बड़ा पहचान क्या होता है, तो इसका अंतिम में साइन ऑफ इंटरोगेशन जरूर रहता है। यही है इंटरोगेटिव सेंटेंस का पहचान। अगर इंटरोगेटिव हो तो हम क्या करेंगे? वी चेंज से, सेज, सेड। जब से रहेगा, सेज रहेगा, सेड रहेगा, तो से को आस्क में, सेज को आस्क्स में और सेड को आस्क्ड में बदलते हैं, पुराने नियम को फॉलो करते हुए। मतलब ही आस्क्ड। अगर यहाँ पर यू है, सेकेंड पर्सन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अपने से लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? हमने बोला था कि 80% केसेज हम लोग मी का सहारा ले सकते हैं। तो यहां तक बोलिए, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? अर्थात ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। आस्क मीन्स क्या होता है? ध्यान दीजिए, आस्क मीन्स क्या होता है? पूछना। देखिए हम अपने से कुछ नहीं लगा रहे हैं, जैसा बात है वैसा हम हालात लिख रहे हैं। ठीक, बात बताने का तो हम बताने का था तो हमने टोल्ड का सहारा लिया, और बात पूछने का है तो हमने किसका सहारा लिया? आस्क्ड का। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। क्या पूछा? विल यू हेल्प मी। यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, वी राइट इफ या वेदर एट द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कोमा। जो इन्वर्टेड कोमा है, इसको हटाने के लिए भाई कुछ ना कुछ तो व्यवस्था कीजिएगा ना। ये थोड़ी है कि छोड़ दीजिएगा। अब बस ट्रेन में जा रहे हैं, रिजर्वेशन बोगी होगा, अगर ट्रेन टिकट वगैरह सब कुछ ओके है तो व्यवस्था तो करना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम इसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे? तो इसके लिए हम लिखेंगे इफ या वेदर। तो आप इफ का भी सहारा ले सकते हैं या वेदर, कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है। तो ही आस्क्ड मी इफ, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया? आस्क्ड लिखा। सेकेंड स्टेप में क्या किया? इन्वर्टेड कॉमा के लिए इफ। यहां तक बोलिए, कोई दिक्कत? ओके। अब आगे थोड़ा सा क्या करना, यहीं पर केयर करना होगा। तो अब हम यहां पर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसके लिए तीसरा रूल को फॉलो कीजिए। वी चेंज इंटरोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव। मतलब जो इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया है उसको हम चेंज करेंगे किसमें? असर्टिव में। इंटरोगेटिव का लास्ट होता है इंटरोगेशन मार्क, असर्टिव का लास्ट होता है फुल स्टॉप। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे, और कर्ता क्या हुआ? यू। इफ यू, हम क्या लिखेंगे? इफ यू, उसके बाद हेल्प मी और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। इतना काम। लेकिन आपने ये उस नियम को देखा जो भी वर्तमान है, लेकिन उससे पहले हम लोग जो पढ़े थे उसमें कुछ कुछ मिस्टेक हमने किया। क्या लगता है? हम यू का यू लिखेंगे, पहले हम वही बारीकी लिखेंगे, लेकिन अब हम प्रीवियस नियम को फॉलो करेंगे। जो पुराने नियम है
भाई आज का दौर है, लोग बदल गए हैं। कैसे बदल गए हैं? जैसे आज किसी के घर में कोई बीवी वगैरह हो तो बोलती है, अगर मान लो मम्मी पापा होंगे, मम्मी बोलेगी कि बेटा कोरोना का टाइम खत्म होने वाला है, 4-6 महीना बीत गया, एगो लाइफ बॉय साबुन दे दो ना, ला दो ना नहाने धोने के लिए। तो बेटा क्या बोलेगा? अरे मम्मी कोरोना में सब बंद हो गया है, कोचिंग क्लास भी तो बंदे है और सब रोजगार भी बंदे है, और ये हो रहा है तो कोरोना के युग में कुछ चल कहाँ रहा है। मम्मी छोड़ो, बाद में तुमको साबुन लिया देंगे, बढ़िया साबुन, क्या दिक्कत है, अभी बिता लो कैसा हो। अगर वही उनकी वाइफ बोलेगी, अजी तो सुनिए ना, देखिए एगो तनी बढ़िया लक्स साबुन ला दीजिएगा ना। क्या बोलेंगे? लक्स फक्स का कहो तो हम तुमको टब मंगा देंगे, पियर्स मंगा देंगे। अर्थात एक को छोड़ देंगे, ठीक है, लेकिन एक को छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन जब नरेशन पढ़ेंगे तो इसमें क्या बोलता है कि हमको पहले के नियम को छोड़ना नहीं है, उसको लेकर चलना है, इच्छा करे चाहे न करे। तो अब हम बदलेंगे यू। हमने सब गलत वर्ड लिखा है कि आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान आ जाए। सेकेंड पर्सन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट माना था मी, इसलिए मी का कर्ता कारक क्या हो जाएगा? आई। यहां पर यू करता है इसलिए आई हो गया। ओके, इफ आई विल था तो हम आगे लिखेंगे इफ आई विल का यहां पर हो जाएगा आई के साथ क्या लगता है? शैल, और शैल का क्या हो जाएगा? शुड हेल्प। फर्स्ट पर्सन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट, और ये इसका सही सेंटेंस हुआ। बोलिए क्या कोई ज्यादा इसमें दिमाग थोड़ा लगाया गया? सिंपल है, ही का ही, सेड का आस्क्ड, क्योंकि इंटरोगेटिव है। इन्वर्टेड कोमा के लिए इफ, उसके बाद जो इंटरोगेटिव सेंटेंस था उसको हम नरेशन के नियम को फॉलो करते हुए असर्टिव में सजा दिए। असर्टिव में क्या? कर्ता के बाद कर्ता, सेकेंड पर्सन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट मी का आई, जो हम लोग पढ़े हैं। उसके बाद आई के साथ लगता है शैल, तो शैल का पास्ट फॉर्म शुड हो जाएगा, हम लोग पढ़े भी थे, तो हो गया आई शुड। हेल्प का हो गया हेल्प, और मी का हो गया हिम। तो बोलिए अब कोई दिक्कत है? चौथा पॉइंट बोलता है कि वी चेंज इंट्रोगेटिव मार्क इनटू फुल स्टॉप। जो इंट्रोगेटिव मार्क यहां पर था अब हम क्या लिखेंगे? फुल स्टॉप। अब बोलिए कोई दिक्कत है? अब अरे सर कितना आसान है, इतना आसान तो जनरल रूल नहीं था। अर्थात सर ये तो बहुत आसान है, तो हम भी यही कह रहे हैं भाई बहुत आसान है। अगर आप उसको हार्ड बना लिए हैं तो फेंक दीजिए उसको। और वाकई में अंग्रेजी तो इतना आसान है, इतना आसान है कि इसके आगे हिंदी और संस्कृत तो टिक ही नहीं पाएगा। ठीक, इसलिए अब एक दो एग्जाम्पल और बता देते हैं और हमको पूरा विश्वास हो जाएगा कि अब आपको सिंगल इंट्रोगेटिव में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। और जब सिंगल इंट्रोगेटिव बना लेंगे तो डबल तो चुटकी भर में खत्म हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देते हैं, माई फ्रेंड सेड टू मी डू यू नो मी। दिस इज द सेंटेंस, माई फ्रेंड सेड टू मी डू यू नो मी। ये आपका सेंटेंस है। पहला बात, ये सिंगल इंट्रोगेटिव है क्योंकि शुरू में क्या है? सहायक क्रिया डू। और कोई भी सिंगल इंट्रोगेटिव का पहला शर्त होता है कि उसको शुरू में सहायक क्रिया होना ही चाहिए। तो अब हम इसको बदल रहे हैं इनडायरेक्ट नरेशन में, तो यहां तक तो आप तुरंत कर ले जाएंगे। क्या? माई फ्रेंड आस्क्ड मी, यहां तक कोई दिक्कत? और तुरंत कर सर जल्दी लगाइए, क्या? इफ, नहीं तो खत्म हो जाएगा। इफ तक तो हो गया। अब आगे हम क्या करें, कैसे करें? तो हमने आपको बताया कि हर चीज का एक स्टेप होता है। जैसे अगर आपको नीचे से ऊपर अर्थात छत पर चढ़ना है तो आप एक के बार नहीं उछल के चले जाइएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप कवर करके ऊपरी स्थान तक जाना होगा। तो यहाँ भी हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। पहले हमें इस बात को समझना पड़ा कि ये क्या चीज़ है और इसको हम कैसे परिवर्तित और कहाँ किस रूप में परिवर्तन करना है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अर्थात
अगर आप इसको समझते हैं तो आपको कंक्लूजन निकले कि सेंटेंस है डू यू नो मी, क्या तुम उसको जानते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट क्या तुम उसको जानते हो, इसका अफर्मेटिव बनेगा तुम उसको जानते हो, इसका अफर्मेटिव बनेगा तुम मुझको जानते हो। यू नो मी क्या हो जाएगा अंग्रेजी, यू नो मी। लेकिन हमें करना क्या है, हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अर्थात आपको हमने पढ़ाया है, शायद वीडियो 3 होगा या 4 होगा, उसमें बताया है पूरा चेंज ऑफ टेंस, किस टेंस को किस में परिवर्तित करते हैं। तो इसमें बताया होगा कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव है तो हम असर्टिव में करेंगे, और असर्टिव में हो जाएगा यू न्यू, यू न्यू मी। क्यों कि पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अब आप कहें सर ये पूरा सही है, तभी सही नहीं है, क्योंकि हमने अभी आपको टेंस को बदल करके दिखाया है। अभी ये जो मिस्टर यू और मिस्टर मी है, इसमें जो का अलाउ होगा चेंज ऑफ पर्सन, इसका तो अभी हमें वर्क करना है। अर्थात यू सेकेंड पर्सन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, और मी का हो जाएगा यू के साथ हम क्या लिखेंगे, आई। ये न्यू सही है। अब जो मी था फर्स्ट पर्सन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट और फ्रेंड, तो मी के हटाकर हम लिख देंगे हिम। बोलिए यहां तक कोई डाउट? अब तो पूरा क्लियर, अब तो समझ रहे सर ये सच में जो बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक, एक दो एग्जांपल और बता देते हैं, जैसे ही सेड टू मी डू यू डू योर वर्क। देखिए अब आप इसमें क्वेश्चन करें सर डू डू व्हाट इज दिस मैटर, ये क्या यहाँ पे डू यहाँ पे डू, हम लोग पढ़े कि एक सहायक क्रिया लगता है डू डज स्टेट में। तो देखिए यहाँ पर ये जो डू है वो हेल्पिंग वर्ब है, और हमने बताया कि किसी भी कर्ता का पहले सहायक क्रिया होता है, कब, जब वो सिंगल इंटरोगेटिव का मैटर आएगा तब, और यहाँ पर जो डू है उसका हिंदी होगा करना, ये मेन वर्ब है। अर्थात डू यू डू योर वर्क, यहाँ पर गलती है, यू नहीं योर होना चाहिए, क्योंकि कर्ता हम यू लिख चुके हैं। डू यू डू क्या तुम करते हो योर वर्क अपना काम, तो डू यू डू योर वर्क क्या तुम अपना काम करते हो। जब इसको हम बनाएंगे इनडायरेक्ट नरेशन तो ध्यान सुनिएगा, यहां तो तुम कर लेंगे ही आस्क्ड मी इफ, यहां तक बोलिए, एनी डाउट। उसके बाद सेकेंड पर्सन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, और अब हम स्टार्ट करेंगे कर्ता आई से, क्योंकि हमने बोला था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर रहेगा तो इसको हम चेंज करेंगे किस में, असर्टिव में, ये बदलाएगा। हमने बोला कि नरेशन में हर स्टेप बदलता है, अगर इंट्रोगेटिव हो तो असर्टिव में चेंजिंग करेंगे, और असर्टिव स्टार्ट किससे होता है, सब्जेक्ट से। तो हमने लिखा आई। अब देखिए डू यू डू क्या तुम करते हो, तो हम लिखेंगे मैं करता था, मैं करता था, और ये हो जाएगा आई डिड। कहिए सर डिड कहां से आ गया, तो डू का जो पास्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, डिड होता है। तो हमने लिख दिया आई आस्क्ड मी इफ आई डिड। अब योर सेकेंड पर्सन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, और यहां पर मी है नहीं, हाँ मी है तो क्या हो जाएगा माई। इफ आई डिड माई वर्क, बोलिए इफ आई डिड माई वर्क। बोले कितना आसान है, बस थोड़ा सा बात को ध्यान में देना है। अब आप क्वेश्चन कर दीजिए कि सर ठीक है थोड़ा सा कुछ ऐसे सेंटेंस बताइए, अगर यही हमको दे दिया जाए कि आप इसी का
आप इनडायरेक्ट नरेशन बनाइए। वो सेंटेंस इरेज कर मिटा दिया। आई आस्क्ड, ही आस्क्ड मी, डिड आई डू माई वर्क, क्या मैं अपना काम करता था। तो इसका जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो ये यहाँ तक जस का तस इन्वर्टेड कॉमा के लिए इफ। एक बात, अगर आप इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं और यहाँ पर सेड के बदले में आस्क्ड दे दिया है, सेड के बदले में ऑर्डर्ड दे दिया है, टोल्ड दे दिया है, तो अब आप उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है जो है, क्योंकि अब जब एक बार बदल चुका है तब दोबारा उसको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए ही आस्क्ड मी इफ आई, यहाँ पर अगर हम आई मान लेते हैं तो फर्स्ट पर्सन चेंज, रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट, और ये हो जाएगा ही। देखिए इसका आंसर हमने यहाँ लिखा था जो मिटा दिया है, और अब इसका अगर मान लीजिए क्वेश्चन बना दिया तो इसका हम आंसर कैसे बनाएंगे। तो ही आस्क्ड मी इफ, आई का हो जाएगा ही। अब देखिए डिड डू पास्ट इंडेफिनिट को दिखाता है, तो अब हम कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट को बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में सहायक क्रिया हार्ड लगता है, और हार्ड क्रिया का तीसरा रूप, इसलिए हो जाएगा इफ ही हार्ड डन, हो जाएगा माई ही हिज वर्क, ये हो जाएगा इफ ही हैड डन हिज वर्क, और जो क्वेश्चन मार्क है ये हो जाएगा फुल स्टॉप। तो अब हमें पूरा विश्वास है कि आपको सिंगल इंट्रोगेटिव समझ में आ गया होगा, और अगर सिंगल इंट्रोगेटिव समझ में आ जाएगा तो फिर डबल में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, इसको क्लियर समझने के लिए थोड़ा सा आपको पूरा एक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपके पास, हर किसी के पास पर्टिकुलर बुक होगा, उसमें से निकालिए नरेशन और बनाइए, जम के बनाइए। 40, 50, 60, 70, कुछ में सोल्विंग एग्जाम्पल भी होते हैं। आप सोल्विंग एग्जाम्पल देख करके, वीडियो को समझ करके, हम जो कुछ भी चालू कर देते हैं उससे मिला करके आप एक कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब जो हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो लेकर के आएंगे, अब उसमें आपको हम बताएंगे डबल इंटरोगेटिव का इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाते हैं। ठीक, डबल इंटरोगेटिव का मतलब होता है कि डू के पहले कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड दिया गया हो। तो शेष भाग को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम आपसे यही बोलेंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्किल के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर कोई आपको डाउट हो या कुछ सजेशन सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जो कर दीजिए, उसके अनुसार कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा। और यदि आप फर्स्ट बार हमारे चैनल पर पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसका नाम है एक्सपर्ट एजुकेशन बाय AK सिंह। Thanks to all of you for watching my videos.